लिए आज एक ऐसे साम्राज्य की कहानी सुनते हैं जिसकी नींव तो बड़ी उम्मीदों पर रखी गई थी, लेकिन इतिहास में जिसका नाम शानदार फेलियर्स के लिए दर्ज हो गया। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश की। एक ऐसी कहानी जहां समझदारी और पागलपन के बीच की लाइन ही धुंधली हो गई थी। सवाल ये है कि आखिर कैसे अपने ही जमाने का एक सबसे जीनियस दिमाग अपने साम्राज्य को ही बर्बादी की कगार पर ले आया। यही तो पहेली है मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी की, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं टाइम में। देखिए, तुगलकों के आने से पहले दिल्ली पर मामलुक और खिलजी वंश का राज था, और खिलजियों के पतन के बाद जो एक पॉलिटिकल उथल-पुथल मची थी उसी ने तुगलकों के आने का रास्ता साफ कर दिया था। और इस वंश की कहानी शुरू होती है इसके फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक के साथ। तो ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसे पहले गाजी मलिक भी कहते थे, वो बड़ा ही प्रैक्टिकल शासक था। उसने अपने छोटे से शासनकाल में ही खिलजी दौर की जो पूरी अराजकता थी उसे खत्म करके सल्तनत में एक तरह से ऑर्डर और स्टेबिलिटी बहाल कर दी। उसका पूरा का पूरा फोकस बस साम्राज्य को मजबूत करने पर था। लेकिन उसकी कहानी का अंत बड़ा ही ड्रामेटिक और रहस्यमयी था। हुआ ये कि बंगाल से लौटते समय उसके स्वागत के लिए एक लकड़ी का मंडप बनाया गया और उसी के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। अब कई लोग मानते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, और शक की सुई घूम रही थी उसी के बेटे की तरफ। तो पिता की इस रहस्यमयी मौत के बाद सल्तनत की बागडोर आई हमारी कहानी के सबसे कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल किरदार मोहम्मद बिन तुगलक के हाथों में। एक ऐसा सुल्तान जिसकी विद्वता का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन जिसकी महत्वाकांक्षाएं बेहद खतरनाक साबित हुईं। आप सोचिए, मोहम्मद बिन तुगलक अपने जमाने के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक था। फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, भाषाएं, हर चीज पर उसकी पकड़ कमाल की थी। लेकिन इस ज्ञान के साथ साथ उसमें एक अजीब सी जल्दबाजी और एक तानाशाही रवैया भी था, जो अक्सर उसकी समझदारी पर भारी पड़ जाता था। और गद्दी पर बैठते ही उसने ऐसे बोल्ड और कॉन्ट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और उसका पहला बड़ा दाव था राजधानी बदलना। देखिए, कागज पर तो ये प्लान बड़ा समझदारी भरा लगता था। तुगलक का मानना था कि दौलताबाद, जो दक्कन के पठार पर था, वो साम्राज्य के ठीक सेंटर में था, तो वहां से पूरे भारत पर कंट्रोल रखना ज्यादा आसान होता। लेकिन प्रॉब्लम आइडिया में नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसे लागू करने के तरीके में। उसने दिल्ली की पूरी आबादी को, अमीर हो या गरीब, सबको 1500 किलोमीटर दूर दौलताबाद पैदल जाने का हुक्म सुना दिया। और ये फैसला एक भयानक तबाही साबित हुआ। सोचिए, उस लंबे और मुश्किल सफर में हजारों लोग तो रास्ते में ही मर गए, और जो किसी तरह दौलताबाद पहुंच भी गए, उन्हें वहां पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ा। आखिरकार सिर्फ 2 साल बाद सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबको वापस दिल्ली लौटने का फरमान जारी कर दिया। अब राजधानी बदलने की इस बड़ी नाकामी से सबक सीखने के बजाय तुगलक अपने अगले बड़े एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ गया। ये थी सांकेतिक मुद्रा, या जिसे हम आज टोकन करेंसी कहते हैं। हुआ ये कि उस वक्त दुनिया भर में चांदी की कमी चल रही थी, तो सुल्तान ने एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी कदम उठाया। उसने चांदी के सिक्कों की वैल्यू के बराबर कौंसे और तांबे के सिक्के जारी कर दिए। वैसे ये आइडिया कोई नया नहीं था, चीन में ये पहले ही कामयाब हो चुका था। लेकिन भारत में ये प्लान इसलिए फेल हो गया क्योंकि सुल्तान नकली सिक्के बनाने वालों पर कोई रोक ही नहीं लगा पाया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जल्द ही हर घर एक टकसाल बन गया। लोगों ने धड़ाधड़ अपने घरों में ही कांसे के नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते पूरा बाजार नकली सिक्कों से पट गया और पूरी की पूरी इकोनॉमी चौपट हो गई। आखिर में सुल्तान को अपना ये प्लान वापस लेना पड़ा, और मजे की बात देखिए, उसे लोगों के नकली कांसे के सिक्कों के बदले शाही खजाने से असली चांदी के सिक्के देने पड़े। नतीजा, शाही खजाना लगभग खाली हो गया। 2 बड़े फेलियर्स के बाद सुल्तान ने अपना ध्यान खेती-बाड़ी यानी एग्रीकल्चर पर लगाया। ये उसका तीसरा बड़ा एक्सपेरिमेंट था। तो सबसे पहले उसने क्या किया, गंगा यमुना के सबसे उपजाऊ दोआब इलाके में टैक्स बढ़ा दिया, और ये टैक्स इतना ज्यादा था कि किसान अपनी जमीनें छोड़ छोड़कर भागने लगे, जिससे वहां भयंकर अकाल पड़ गया।
अब अपनी गलती सुधारने के लिए उसने किसानों को तकावी लोन दिए और एग्रीकल्चर में सुधार के लिए दीवाने कोही नाम का एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया। लेकिन ये सारे कदम बहुत देर से उठाए गए और करप्शन की भेंट चढ़ गए। तो इन एक के बाद एक फेलियर्स का साम्राज्य पर बहुत ही विनाशकारी असर पड़ा। सुल्तान की इन नीतियों ने पूरे साम्राज्य को कमजोर कर दिया था और फिर एक के बाद एक प्रांतों ने बगावत करनी शुरू कर दी। बंगाल आज़ाद हो गया, दक्षिण में ताकतवर विजयनगर साम्राज्य खड़ा हो गया और दक्कन में बहमनी सल्तनत ने भी खुद को दिल्ली से अलग कर लिया। ये नक्शा साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक साम्राज्य जो अपनी बुलंदी पर था वो सुल्तान की गलतियों की वजह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जो सल्तनत कभी पूरे दक्षिण भारत तक फैली हुई थी, अब वो तेजी से सिकुड़ रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मौत के बाद सल्तनत फिर कभी पूरी तरह से संभल ही नहीं पाई। उसके बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा और उसने मोहम्मद बिन तुगलक की हर पॉलिसी को पलट दिया। उसने नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने से परहेज किया और अमीरों और धार्मिक नेताओं यानी उलेमाओं को खुश करके सल्तनत में शांति लाने की कोशिश की। लेकिन तुगलक वंश का पतन तो अब तय था। उनके बाद सैयद और लोधी वंशों ने दिल्ली पर राज तो किया, लेकिन सल्तनत अपनी पुरानी ताकत फिर कभी हासिल नहीं कर सकी और जल्द ही मुगलों के आने से भारत में एक नए दौर की शुरुआत हो गई। तो सवाल फिर वही है, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में किस तरह याद किया जाए? क्या वो एक दूरदर्शी जीनियस था जिसके आइडियाज अपने वक्त से बहुत आगे थे, या फिर एक शानदार फेलियर जिसने अच्छे इरादों को खराब प्लानिंग से बर्बाद कर दिया? शायद उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि महान बनने के लिए सिर्फ समझदारी ही काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल होना और सब्र रखना भी उतना ही ज़रूरी है।